नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को झारखंड का जो सेकेंड पेपर है जिसमें कि पूरी तरह से झारखंड है, और उस झारखंड पेपर का जो है उसका हम लोग आज 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। और यह एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको क्विक रिवीजन के लिए यह सीरीज़ जो है वह बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो आप इस वीडियो लेक्चर के अंत तक ज़रूर रहें ताकि आप अपनी तैयारी को रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकें। चलिए हम लोग बिना देर किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यह प्रैक्टिस सेशन है दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मुंडा शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मुंडा शासन व्यवस्था में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। पहला है, मुंडा जनजातियों में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है, ठीक है, प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है। दूसरा, मुंडा जिसके प्रमुख को मुंडा कहा जाता है। और दूसरा है, मुंडा जनजाति में शुद्धिकरण का कार्य पुरोहित करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? हाँ, तो आपके पास ये दो कथन दिया गया है। अब ये दो कथन के अनुसार में हम लोग को ऑप्शन चूज़ करना है। पहला है केवल एक सही, दूसरा केवल दो सही, और तीसरा है एक और दो दोनों सही। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मुंडा जनजाति में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है, प्रत्येक गांव में एक पंचायत होती है, ये बात एकदम 100% सही है। दूसरा, जिसके प्रमुख को मुंडा कहा जाता है, यह भी बात सही है। और दूसरा देखते हैं, मुंडा जनजाति में शुद्धिकरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरोहित के द्वारा किया जाता है। तो यह भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा, नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? चौथी में, सातवीं में, 10वीं में, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। क्यों इनमें से कोई नहीं हुआ? क्योंकि प्रथम शताब्दी में 64 ईस्वी में क्या होता है, नागवंशियों का शासन प्रारंभ होता है, ठीक है। नागवंशियों का शासन प्रारंभ होता है, प्रथम राजा फनी मुकुट राय मदरा मुंडा के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और लेकिन डॉक्टर जे रीड के अनुसार मुंडा शासन व्यवस्था का प्रारंभ 10वीं शताब्दी माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए, क्योंकि रीड के अनुसार नहीं पूछा है, अगर रीड के अनुसार पूछता तो 10वीं आंसर राइट होता। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पहान को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो पहनाई भूमि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किससे संबंधित है? तो जहाँ पे पढ़ा पंचायत व्यवस्था आ जाता है तो वो मुंडा से संबंधित है, लेकिन पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है, अर्थात यहाँ पे शासन एड है, तो शासन व्यवस्था आएगा तो यह उरांव जनजाति से संबंधित है, ठीक है, इसको याद रखना है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा की सज़ा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं क्षमा याचना के साथ साथ क्या, जाति भोज देना, अर्थात सभी को भोज दे के बिटलाहा का जो सज़ा है उसको माफ़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5वां नंबर, मुंडा मान की शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे मुंडा मान की शासन व्यवस्था, ठीक है, तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में कौन सा कथन सही है? तो गांव का प्रधान मुंडा होता है, बिल्कुल सही है। उसका सहायक डाकुआ होता है, कहलाता है, वह भी सही है। कई गांव को मिलाकर अंतर्ग्राम पंचायत बनती है जिसे पीड़ कहते हैं, ये एकदम सही है। तीसरा, मुंडा मानकी की मंजूरी लेकर लगान मालगुजारी निश्चित किया जाता है, यह भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो हो जाएगा, अर्थात ऊपर का तीनों कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्यायिक प्रधान को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पे न्यायिक प्रधान देखिए, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में जो न्यायिक प्रधान होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको करटाहा कहा जाता है, अर्थात न्याय का काम करटाहा के द्वारा ही किया जाता है। शुद्धिकरण वगैरह का काम किसके द्वारा किया जाता है? ढोकलो सोहर में करटाहा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर, आदिम जनजाति परहिया का पंचायत क्या कहलाता है? अर्थात परहिया का पंचायत, तो परहिया मतलब कि उसका पार हो गया है, पंचायत है ही नहीं, ठीक है, तो पंचायत है ही नहीं परहिया पंचायत में, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर,
कोल जनजाति शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा जनजाति? कोल जनजाति के बारे में, ठीक है। तो कोल जनजाति के बारे में क्या कहा गया है? तो इस जनजाति में पंचायत का मुखिया मांझी कहलाता है, ठीक है, एकदम सही है। चाहे मुंडा हो या कोल हो, दोनों में मांझी है, तो एकदम सही है। इस जनजाति में परंपरागत पंचायत प्रचलित है। परंपरागत पंचायत प्रचलित है, अधिकतर जनजातियों में परंपरागत पंचायत प्रचलित है। तो इस तरह से ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर, सदान वर्ग के लोगों में किस धातु के बर्तन को समृद्धि का घोतक माना जाता है? पीतल, दूसरा कांसा, तीसरा ऑप्शन जो है स्टील, और चौथा ऑप्शन जो है ए और बी, डी, ए और बी दोनों, अर्थात पीतल और कांसा दोनों को समृद्धि का घोतक माना जाता है, ठीक है, दोनों को समृद्धि का घोतक माना जाता है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 क्वेश्चन, टोलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया? टोलमी अर्थात मूटा, मूटा, मूटा से हम लोग का मगर प्रजनन केंद्र है ये, ठीक है, तो यहाँ से मूटा, मूटा तो ये अर्थात मुंडल, मुंडल नाम से संबोधित किया गया है टोलमी के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संथाल समाज में किसे विश्व का विधाता माना जाता है? तो किसे विश्व का विधाता माना जाता है? ठाकुर जी को विश्व का विधाता माना जाता है, अर्थात ठाकुर जी और सिंगबोंगा दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए सिंगबोंगा भी दिया हुआ है और ठाकुर जी भी दिया हुआ है। अगर यही चीज़ उरांव में पूछता तो धर्मेश होता, लेकिन यहाँ पे संथाल पूछ रहा है और संथाल में हम लोग देख रहे हैं तो कौन हो रहा है? यहाँ पे ठाकुर जी हो रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेमेंद्र नाथ घोष जो क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराते थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो धन मुहैया कराते थे हेमेंद्र नाथ घोष, वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो कहाँ के रहने वाले थे? दुमका के रहने वाले थे। याद रखना है हेमेंद्र नाथ घोष अर्थात जो हमारा हेमंत सिंह हैं, तो हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन जो है हमारा, वो कहाँ से चुनाव लड़े थे? दुमका से लड़े थे और बरहेट से लड़े थे, बाद में दुमका सीट खाली कर दिए, तो वहाँ से जोड़ के आप याद कर सकते हैं हेमेंद्र नाथ घोष दुमका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जतरा भगत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जतरा भगत द्वारा अप्रैल 1914 में टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, एकदम सही है। आंदोलन के आरंभ में जतरा भगत ने गांव के लोगों के बीच मदिरा पान ना करने, मांस ना खाने, जीव हत्या ना करने का संदेश दिया था, यह भी सही है। तो दोनों पॉइंट सही है, तो इस तरह से ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिबू सोरेन ने किस वर्ष सोनोत संथाल समाज की स्थापना की? तो कब करता है दोस्तों? 1970 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर, आदिवासी महासभा की ओर से वृहत झारखंड की मांग कब की गई? वृहत झारखंड की मांग कब की जाती है आदिवासी महासभा की ओर से? तो सबको पता है 1939 में। और 1939 में आदिवासी महासभा का अध्यक्ष कौन होता है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। आदिवासी महासभा का अध्यक्ष कौन रहता है 1939 में, ये आप कमेंट बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हो जनजाति के लोग राजनीतिक इकाई मानते हैं? हो जनजाति के लोग राजनीतिक इकाई मानते हैं। तो राजनीतिक इकाई की जब बात हो रही है तो यहाँ पे देखिए सोसू, सेता, ये सब कहीं आप सुनने को नहीं मिला होगा। तो हातू सुने होंगे, तो हातू अर्थात पंचायत, तो यहाँ पंचायत वाला मामला को आके यहाँ पे समझने के लिए कह सकते हैं, तो यही इसकी राजनीतिक इकाई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर, झारखंड के सारंगी वाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सारंगी वाद्य यंत्र की बनावट बनम जैसी होती है, उंगलियों के नाखूनों को तारों पर आगे पीछे रखते हुए इसके स्वरों को नियंत्रित किया जाता है। तो क्या ये सही है? तो एकदम सही है दोस्तों। और बनम जैसी इसकी बनावट भी होती है सारंगी की, तो इस तरह से ऑप्शन थर्ड जो है वह राइट आंसर होगा। कंवर जनजाति के प्रमुख नृत्य क्या है? तो कंवर जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है? तो रास है, पनकड़ी है, विवाह
विवाह कर्मा ये सब है, तो सभी है दोस्तों, ठीक है। कंवर जनजाति का इनमें से जितने भी आप देख रहे हैं वे सारे नृत्य कंवर जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कंवर दिया हुआ है लेकिन कंवर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन है पेपर में। तो यह क्या हो जाएगा आंसर? और अनुच्छेद 168 के द्वारा विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। और विधानमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो विधानमंडल में कौन शामिल होते हैं? तो राज्यपाल शामिल होते हैं, विधानसभा शामिल होते हैं और विधान परिषद, ये तीनों मिल के ही विधानमंडल बनता है। लेकिन झारखंड में एक सदनीय विधानमंडल है, ठीक है, अर्थात सिर्फ हमारे यहाँ विधानसभा की व्यवस्था पाई जाती है, विधान परिषद की व्यवस्था नहीं पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। झारखंड में कौन सा त्यौहार झारखंड के आदिवासी लोगों द्वारा मनाया जाता है? झारखंड में पूछा जा रहा है कौन सा त्यौहार जो है वह आदिवासी लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो कौन सा मनाया जाता है दोस्तों आदिवासियों के द्वारा? तो भगत पर्व जो है, बाकी जो भी आप दिख रहा है ये सब यहाँ का है ही नहीं, इसलिए इसमें आपको आंसर चूज़ करने में परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बोकारो ज़िले में कुल कितने अनुमंडल है। तो बोकारो ज़िले में कितने अनुमंडल है? तो दोस्तों बोकारो ज़िले में सिर्फ 2 अनुमंडल है, ठीक है। बोकारो ज़िले में 2 अनुमंडल है। सभी जिलों का अनुमंडल आपको याद रखना है, ठीक है। प्रमंडल कितना है, अनुमंडल कितना है और किस ज़िले में कितना आता है, कितना प्रखंड वगैरह है, ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर। झारखंड के किस ज़िले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन, क्योंकि इसी ऑप्शन में से हमको निकालना है, ठीक है। बाकी अगर ऑप्शन नहीं रहता तब तो हम लोग पलामू लगा देते, लेकिन यहाँ पे इसी ऑप्शन में हम लोग को खेलना है। तो झारखंड के किस ज़िले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यहाँ पे दुमका जो है वहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन जो है वह मक्का का होता है, ठीक है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन दुमका। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सत्य है? हिजला मेला दुमका में मनाया जाता है, एकदम सही है। अब श्रावणी मेला देखिए, श्रावणी मेला का थोड़ा बहुत हम लोग को लक्षण कहाँ दिखाई देता है? रांची में दिखाई देता है और वो भी पहाड़ी मंदिर में, लेकिन स्पेशल मेला नहीं लगता है। स्पेशल मेला कहाँ लगता है? श्रावणी मेला, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कांवड़ यात्री वहाँ की यात्रा करते हैं। कहाँ की यात्रा करते हैं? देवघर की यात्रा करते हैं, देवघर की। तो इसलिए श्रावणी मेला कहाँ होता है? देवघर में। तो इस तरह से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है, दूसरा तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे रांची के जगह में क्या होना चाहिए? देवघर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे सुमेलित नहीं है कौन, ये पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या क्या बात है। अलीगंज का किला पाकुड़ में है, एकदम सही है। चतरा का किला चतरा में है, यह भी सही है। इचाक का किला गिरिडीह में है, नहीं है दोस्तों, इचाक का किला हजारीबाग में है। और विश्रामपुर का किला पलामू में है, यह भी सही है। तो कौन सा गलत हुआ? ऑप्शन सी जो है वह गलत हुआ। इचाक का किला मेरा कहाँ है? हजारीबाग में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। 25 क्या कहता है? करम पूजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। करम पूजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस पूजा को राज्य में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करने वाला त्यौहार है, यह भी सही है। करम पूजा से 10 दिन पहले नदी से स्वच्छ बालू टोकरी में लेकर आती है और उसमें इस प्रकार के अनाज बो देती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या 10 दिन आप पढ़े हैं? 10 दिन नहीं पढ़े होंगे, 7 दिन पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 दिन रहता तो यह भी सही हो जाता। तो इस तरह से तीसरा गलत हो गया। तो 1 और 2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन थर्ड में है जो है 1 और 2 है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं? तो डॉक्टर कामिले बुल्को को हिंदी भाषा के स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 नंबर, मुरारी लोक कथाएँ पुस्तक किसने लिखी? मुरारी लोक कथा। अब यह देखिए, मुरारी अर्थात मुरली को धरने वाले, तो किसको बोलते हैं? हम लोग किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण एक भगवान है, तो भगवान का नाम बाकी किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो जगदीश अर्थात भगवान, तो जगदीश त्रिगुणायत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिंक लगा के आप किसी भी चीज़ को याद कीजिएगा तो एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर, संथाली कवि साधु रामचंद्र मुर्मू की कृति जोमसिम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? जोमसिम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1950 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है दोस्तों, अर्थात यहाँ पे क्या है? राम का नाम आया, तो राम का मतलब होता है कि राम एक मर्यादा पुरुष व्यक्ति है। अब मर्यादा पुरुष व्यक्ति में हर एक को अधिकार दिया जाता है। अब अधिकार देने का मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ संविधान के तहत अधिकार मिला, तो कब मिला? 1950 में मिला। तो इस तरह से लिंक लगा के आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खोटा साहित्य के डाह नाटक के रचनाकार कौन है? तो अब देखिए यहाँ पे डाह, ठीक है, डसने लगता है। अगर कभी कोई लड़की अकेले मिल जाए तो उसको लोग डसने लगते हैं, तो डाह, इस तरह से लिंक लगाना है। तो डाह, तो यहाँ पे देखिए कौन सी अच्छी लड़की का नाम टाइप का दिख रहा है? तो सुकुमारी, मतलब कि वह कुंवारी है और अच्छी है, सु है। ठीक है, सुकुमारी मतलब बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे सुकुमार जी के द्वारा डाह नाटक लिखा गया है खोटा साहित्य के अंतर्गत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर, कहानीकार एक तरफ दिया हुआ है और एक तरफ कहानी दिया हुआ है, दोनों को मिलाना है। विद्याभूषण, विद्याभूषण चेहरे के नीचे चेहरा एकदम सही है। रामचंद्र वर्मा ऊसर के दूब, ये भी सही है। राधा कृष्ण सजला, ये भी सही है। शिवचंद्र शर्मा, शिवचंद्र शर्मा अर्थात यह भी पंचदश तंत्र के द्वारा, अर्थात यहाँ पे सभी सुमेलित है। तो जिस ऑप्शन में 1 2 3 4 5 मिल जाएगा तो वो सही हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? देखिए किस ऑप्शन में 1 2 3 4 5 बी में है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 नंबर, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी झारखंड के किस जिले में है? तो बिरसा, बिरसा दोस्तों बिरला नहीं, बिरला जो रहेगा वो अलग है। बिरला जो हो जाएगा वो हमारे रांची में हो जाएगा, लेकिन बिरसा वाला मामला आया है तो बिरसा धनबाद में, क्योंकि बीर कौन रहेगा? तो धनबाद वाले रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? आप सुमेलित नहीं है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? रांची में है, एकदम सही है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो यह भी रांची में, एकदम सही है। तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र रांची में है, एकदम सही है। अब कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री दुमका में है, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ है? तो कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री मेरा रांची में है। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और हमको गलत ही पूछा है, कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वह सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 नंबर, राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय वर्ष 1960 में झारखंड के किस जिले में? तो देखिए रिम्स किस जिले में है दोस्तों? तो रांची में, सबको पता है, इसमें से कोई कन्फ्यूजन वाला बात ही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 नंबर, झारखंड के भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य वरुण एरोन किस राज्य के रहने वाले? तो किस राज्य के रहने वाले हैं दोस्तों? झारखंड के रहने वाले हैं। वरुण एरोन झारखंड के रहने वाले हैं और ये क्रिकेटर है। ठीक है, पी के बनर्जी का संबंध, पी के देखिए यहाँ पे याद रखना है पी के। ठीक है, अब कुछ लिंक लगाना है, तो क्या लगाना है लिंक? पी के। तो पी के जैसे ही कोई पीता है, बहुत ज़्यादा पीता है, तो वह फटने का डर होता है, तो इससे फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान ईशान किशन जिनके नेतृत्व में भारत उप विजेता बना, किस राज्य के रणजी खिलाड़ी है? तो झारखंड के रणजी खिलाड़ी है। ठीक है, दोहरा शतक भी लगा चुके हैं। 37 नंबर देखते हैं, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो अल्बर्ट एक्का कहाँ है दोस्तों? गुमला में है। ठीक है, अल्बर्ट एक्का को ही हम लोग क्या परमवीर चक्र से नवाजा गया है। झारखंड का एकलौता परमवीर चक्र पाने वाले अल्बर्ट एक्का जी हैं। गुमला
इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध मुक्केबाजी खेल से नहीं है। देखिए मुक्केबाजी से नहीं है, जो सबसे बहादुर है ना वही मुक्केबाजी से नहीं है इसमें, ठीक है। जो सुनील बहादुर है, यह सुनील बहादुर जो है वह लॉन बॉल से संबंधित है, ठीक है, लॉन बॉल खिलाड़ी है। तो यहाँ पे बाकी सभी लोग मुक्केबाजी से संबंधित है और यही जो है सुनील बहादुर जो है ये लॉन बॉल से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं सीएनटी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनने से पूर्व छोटा नागपुर का नक्शा तैयार किया गया था। इस सेटलमेंट में कुल कितने रुपये खर्च किए गए थे। कितने रुपये खर्च किए गए थे दोस्तों, तो यहाँ पे 16 लाख रुपये खर्च हुए थे सीएनटी कानून को, एक्ट को बनाने में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40 नंबर, ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में रैयत के पट्टे का अधिकार होना किस धारा में है। तो रैयत के पट्टे का अधिकार होना, ठीक है, अधिकार होना मीन्स कि समान नागरिक संहिता जिस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद कितना में है समान नागरिक संहिता 44 में। तो यहाँ पे 44 में रैयत के पट्टे पे अधिकार होने की बात कही गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर। 41 में क्या कहा गया है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में राज्य सरकार के आदेशाधीन अधिकार किस धारा में दिया गया है। तो किस धारा में दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे 98 जो धारा है उसमें राज्य सरकार के आदेशाधीन अधिकार दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में नई भूमि संबंधी शर्तों के विरुद्ध प्रतिषेध किस धारा में, प्रतिषेध दोस्तों, ठीक है, प्रतिषेध कितना में दिया गया है, धारा 101 में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अपील का पुनर्ग्रहण किस धारा में किया गया। अपील एक बार करता है, उसका पुनर्ग्रहण किस अनुच्छेद के किस धारा के तहत किया जाता है, तो धारा 221 के तहत पुनर्ग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमींदार की परिभाषा किस धारा में दिया गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि संथाल परगना का जो पहला जो धारा है उसमें क्या दिया गया, प्रारंभिक और प्रचार प्रसार दिया गया है, ठीक है, कहाँ कहाँ प्रसार है। दूसरा में क्या दिया गया कि इसे राज्य सरकार कहीं से लागू कर सकता है, कहीं से हटा भी सकता है। तीसरा निरस्त है, और चौथा में हम लोग देखे हैं कि सारे चीज़ों का परिभाषा दिया गया है। तो इस तरह से धारा 4 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, धारा 4 में परिभाषा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत भूमि का बदलैन का विनिमय करना किस धारा के अंतर्गत है। अब यहाँ बदलैन की बात हुई है, तो बदलैन आप लोग को देखिए ये फैक्ट है, इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो धारा 23 में बदलैन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 पुनरीक्षण किस धारा में दिया गया है। तो किस धारा में दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे धारा पुनरीक्षण किस धारा में दिया, तो 59 में दिया गया है दोस्तों, ठीक है, 59 में, 69 में नहीं, 59 में पुनरीक्षण का जो मामला है वह धारा 59 के अनुसार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 निम्न में से झारखंड के किस जिलों में लागू नहीं होता है। संथाल परगना कहाँ होता है, तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी कहाँ पे, संथाल परगना क्षेत्र में लागू है। तो यहाँ में से आप खुद देखिए कि कौन सा जो जिला जो है वह संथाल परगना का नहीं है। तो रांची जो है वह संथाल परगना का थोड़े है, वो उत्तरी छोटा नागपुर का, ये दक्षिणी छोटा नागपुर का जिला है। तो इसलिए रांची में जो है यह एसपीटी लागू नहीं है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लगान से संबंधित प्रावधान संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में वर्णित है। तो लगान दोस्तों किस में वर्णित है, तो अध्याय 5 में जो है वह लगान का बात आया है, ठीक है, अध्याय 5 में लगान की बात है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर, विल्किंसन रूल में कुल कितने कानून नियम बनाए गए थे। सबसे पहले आपको जानना है कि विल्किंसन रूल जो है वह कब लागू हुआ था। तो 1833 में कोल्हान क्षेत्र में यह लागू किया गया था और इसमें टोटल कितने कानून बनाए गए हैं। तो टोटल कानूनों की संख्या इसमें 31 है। ठीक है, विल्किंसन रूल 1833 और 31 याद रखना है। ठीक है, 31 मीन्स की ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50 नंबर, जिला नियोजन समिति का सचिव कौन होता है। जिला नियोजन समिति का सचिव जिला दंडाधिकारी होगा। ठीक है, अर्थात डीसी होगा। एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 नंबर, सूची 1 को सूची 1 में सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। ततलोई, तो ततलोई कहाँ है, सूरज कुंड कहाँ है। ततलोई हो गया, सूरज कुंड हो गया। अब यहाँ पे देखिए सूरज कुंड जो है वह कहाँ होगा, तो सूरज कुंड जो होगा वह मेरा हजारीबाग में होगा। ठीक है, ततलोई दुमका में हो, देवघर दुमका में होगा। ठीक है, बारामसिया जो है वह पाकुड़ में होगा और तपात पानी जो है वह किसमें, लातेहार में होगा। तो इस तरह से देखिए बारामसिया और तपात पानी जो है वह डी का तीसरा किस में दिख रहा है, तो डी का तीसरा एक ही में दिख रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए 51 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से अगर याद रहेगा, टोटल नहीं भी याद है तो आप ऑप्शन के थ्रू जाके लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले झारखंड के 2 जिले। सबसे पहले तो हमको झारखंड का क्या बनाना पड़ेगा, मैप बनाना पड़ेगा। अब झारखंड का जैसे ही हम ऐसे मैप बना दिए, ठीक है, ये मैप बना दिए। अब इधर मेरा पश्चिम बंगाल है, इधर मेरा बिहार है, तो ऑटोमेटिक है कि यहीं पास वाला जो ज़िला होगा वो शामिल होगा। तो यहाँ पे जो साहेबगंज है, जो ऊपर में साहेबगंज, तो ये तो देखिए यहाँ से ये बंगाल हो जाएगा, ये बिहार हो जाएगा और इधर से ये बंगाल हो जाएगा, तो दोनों से टच हो रहा है। लेकिन दुमका के साथ क्या कंडीशन, दुमका ऐसे ऐसे बीच बीच से दोनों तरफ टच किया हुआ है, तो इस तरह से इधर से भी टच हो जा रहा है, इधर से भी टच हो जा रहा है। तो अब देखिए दुमका और साहेबगंज किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है, दुमका और साहेबगंज। तो इसीलिए ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 53 नंबर, छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है। तो छोटा नागपुर का पठार को हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चाईबासा मैदान की औसत ऊंचाई। चाईबासा मैदान की दोस्तों, मैदान की ऊंचाई पूछा है, तो मैदान बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है। ठीक है, तो मैदान की ऊंचाई जो है वह कितने प्रति से कितने मीटर है, तो यहाँ पे 150 मीटर जो है वह मैदान की ऊंचाई है। ठीक है, 150 मीटर मैदान की ऊंचाई चाईबासा मैदान की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55 नंबर, सुमेलित करना है। नदी एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ उसकी लंबाई दिया हुआ है। दामोदर नदी 592 किलोमीटर, एकदम सही है। पुनपुन 200 किलोमीटर, यह भी सही है। उसके बाद सोन की बात कर रहा है, ठीक है, सोन नदी की बात कर रहा है, तो सोन नदी का दिया हुआ है 784, यह भी सही है। मयूराक्षी जो है वह 250 दिया हुआ है, तो यह भी सही है सुमेलित। तो 1 2 3 4 जिसमें दिख रहा है वही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 56 नंबर, जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो मेस्टा कहा जाता है। मेस्टे की तरह ही हमारे यहाँ मेस्टा जिस तरह से हमारे यहाँ होता है, बाकी तरफ में जूट होता है। ठीक है, चलिए 57 नंबर देखते हैं, झारखंड में सर्वाधिक चूना पत्थर की प्राप्ति किस जिले में की जाती होती है, तो रांची में होती है। रांची एवं हजारीबाग में क्या होती है, चूने पत्थर की प्राप्ति होती है। और इसी चूने पत्थर से क्या बनाया जाता है, सीमेंट बनाया जाता है, याद रखना है। चलिए 58 नंबर देखते हैं, झारखंड के किस भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता होती है। तो हम लोग क्या जानते हैं, धात्विक गुणों वाली मिट्टी हमारा पश्चिमी सिंहभूम में मिलता है। पश्चिमी सिंहभूम में क्योंकि वहाँ पे हम लोग का लोहा वाला मामला है, और लोहा वाले मिट्टी में जो मिट्टी का कलर होता है वो लाल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लौह अयस्क की मात्रा होती है, तो इसलिए ये पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा और उस मिट्टी का कलर लाल होगा, अर्थात लाल मिट्टी।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 59 नंबर। झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो पलामू में दोस्तों जौ का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब पलामू में क्या क्या चीज़ का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जौ का भी होता है, गेहूं का भी होता है, मक्का का भी होता है। मक्का हम लोग उधर देख चुके थे, मक्का वहाँ पे पलामू नहीं था, इसीलिए हम लोग क्या लगाए थे? दुमका लगाए थे। ठीक है, सेकेंड में दुमका है। ऑप्शन के थ्रू हम लोग को बहुत सारा जाना होता है इसीलिए। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर। हिरनी जलप्रपात के बारे में कौन सा कथन सही है? तो हिरनी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिरनी जलप्रपात पूर्वी जिले में ना होकर किस जिले में है? पश्चिमी जिले में है। यह जलप्रपात रांची चाईबासा मार्ग पर चकदरपुर से 40 किलोमीटर उत्तर में रामगढ़ा या गरहा नदी पर स्थित है। ठीक है, रामगढ़ा या गरहा दोनों एक ही नाम है, तो उस नदी पर स्थित है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए, इस जो जलप्रपात है हिरनी जलप्रपात, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई जो है वह 37 मीटर है। अगर फीट में देखें तो 121 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन सिर्फ 2 सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूर्वी सिंहभूम दे दिया है और पश्चिमी सिंहभूम इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 61 नंबर। 61 में क्या बताया गया है? झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार, ठीक है, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति 2001 में आया था, उसी नीति के अनुसार पूछा है प्राथमिकता के आधार पर कितने उद्योगों का चयन किया गया था? कितने उद्योगों का चयन किया गया था? 29 उद्योगों का चयन किया गया था दोस्तों। और इन उद्योगों से विकास दर कितना टारगेट किया गया था? तो 10% का विकास दर टारगेट किया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 29 से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 62 नंबर। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार राज्य सरकार इन्वेस्टर मीट्स का आयोजन भारत में तथा विदेशों में किसकी सहायता से करेगी? किसकी सहायता से करेगी? OIFC के सहायता से इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63 नंबर। झारखंड में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एकदम सही है। चीनी तथा तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन आगे ऑप्शन देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की पर्याप्त खरीद, भंडारण तथा खाद्यान्न वितरण करना। अगर इसमें ए और सी दिया हुआ रहता तो वो सही होता, लेकिन वो नहीं दिया हुआ है और उपयुक्त सभी दिया हुआ है। तो इस तरह से उपयुक्त सभी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस नीति के तहत परियोजना के लिए भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अर्जन हो और ऐसी भूमि ली जाए जो बंजर, अकर्मित एवं असिंचित भूमि हो। ये एकदम सही है। इस नीति के तहत औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में आवश्यक है कि अनुसूचित जनजातियों एवं स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की जाए। तो दोनों सही है। ठीक है, वैसा भूमि को इसमें उपयोग में लाने की बात कहा है जो बंजर है, असिंचित है, इस तरह से उस भूमि को लाना है और जनजातियों और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा भी करना है, ये बात कहा गया है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 नंबर। 65 में क्या कहा गया है? झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब लागू किया गया है? तो झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब लागू किया गया है? तो यह 1 सितंबर 2015 को लागू किया गया है दोस्तों। ठीक है, 1 सितंबर 2015 को लागू किया गया था। और कितने वर्षों के लिए लागू किया गया था? यह 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर। भारत का 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान किस राज्य में स्थित है? तो अब यहाँ पे झारखंड के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड में ही ऐसा कोक बनाने वाला कोयला का प्रचुरता देखने को मिलता है। चलिए
67 नंबर हम लोग देखते हैं, झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? तो इस औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था? बरही हजारीबाग में किया गया है दोस्तों, ठीक है, बरही हजारीबाग में। 68 नंबर देखते हैं, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित की गई थी? तो सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित की गई थी? तो सिंदरी में की गई थी। कब की गई थी? 1991 में, ठीक है, 1991 बोल रहे हैं, 1951 में, ठीक है, 51 में की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी? फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से की गई थी, ठीक है। कहाँ पे की गई थी? धनबाद के सिंदरी में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? टिस्को में स्टील बनता है, सही है। टेल्को में वाहन बनता है, यह भी सही है। उषा मार्टिन में स्टील बनता है, यह भी सही है। एचईसी में कोयला बनता है, बिल्कुल नहीं। एचईसी में हैवी मशीन जो है, कलपुर्जे जो है, ये सब बनते हैं, ठीक है। अर्थात अवसंरचना वाला जो भी मामला आ रहा है, हैवी मशीन वाला, वो सब एचईसी में बनता है। तो इस तरह से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 70 नंबर, झारखंड सरकार द्वारा सभी जिलों, अनुमंडलों तथा प्रखंडों में कनेक्टिविटी के लिए झार नेट की शुरुआत कब की गई? तो 2005 का 6 में की गई है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन है 2005-6, ठीक है, 2005-6 में शुरुआत की गई है झार नेट की। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिरसा मुंडा आवास योजना के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसका आरंभ 2008 में किया गया था। क्या इसका आरंभ 2008 में किया गया था? एकदम किया गया था। इस योजना का उद्देश्य आदिम जनजाति के लोगों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता देना, यह भी सही है। अब इसके साथ ही तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। तो अब बताइए कि बिरसा मुंडा आवास योजना में आदिम जनजातियों को कितने रुपये तक का आवास बनाने का योजना है? तो 1,34,000 रुपये का राशि दिया जाता है बिरसा मुंडा आवास योजना में। अभी करंट है दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि अबुआ आवास योजना के तहत कितने रुपये मिलते हैं आवास बनाने के लिए? तो 2.5 लाख रुपये मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, 2,50,000 का अमाउंट मिलता है। चलिए 72 नंबर देखते हैं, किसानों को उचित दर ऋण की व्यवस्था करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो किसानों को उचित दर का ऋण देने के लिए केसीसी पंजाब अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड की कब शुरुआत हुई थी? यह पीजीटी का क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो 1998 में केसीसी योजना की शुरुआत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अनुसूचित जनजातियों के छात्र छात्राओं में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु बीआईटी मेसरा में कोर्स संचालित किया जा रहा है। बीआईटी मेसरा में कौन सा कोर्स संचालित किया जा रहा है? पॉलिटेक्निक का कोर्स संचालित किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के छात्राओं को तकनीकी शिक्षा देने के लिए पॉलिटेक्निक की। अब यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट, सुकन्या योजना के तहत कितने वर्ष तक की आयु के लड़कियों के नाम पर खाता खोला जा रहा है? तो कितने वर्ष आयु तक के? तो 10 वर्ष की आयु तक के लड़कियों का खाता खोला जा रहा है। अब 10 वर्ष तक का खोला जा रहा है, तो आंसर तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, ए हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि 10 वर्ष तक का खोला जा रहा है और उसमें 14 वर्षों तक क्या है, जमा ले सकता है, 14 वर्ष तक पैसा जमा करना है। और यह योजना कब शुरू हुई है, सुकन्या योजना? तो सुकन्या योजना जो है वह 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई है। कब? 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई है दोस्तों, ठीक है, सुकन्या योजना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 75 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है क्या वह सुमेलित है? तो बिल्कुल सुमेलित है। झारखंड
कृषि ऋण माफ़ी योजना, तो झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना ये सुमेलित नहीं है। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 2015 यह भी सही है। मानस योजना 2016 यह भी सही है। तो कृषि ऋण माफ़ी योजना क्यों सही नहीं है दोस्तों? क्योंकि इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2021 को होती है और इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि 50,000 तक के जो 50,000 तक का जो ऋण है उसको माफ़ किया जाएगा। ठीक है, 50,000 तक का जो ऋण था किसानों का उसको माफ़ किया जाएगा, लेकिन अब इसको बढ़ा के 1 लाख तक कर दिया गया। 1 लाख तक का जिसका ऋण है उसको भी माफ़ कर दिया जाएगा। 2021 में यह लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 76, महुआ टाड़ अभयारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो महुआ टाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे बताना है कि महुआ टाड़ जो अभयारण्य है यह इसकी स्थापना कब होती है? तो 1976 में होती है। इस महुआ टाड़ अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 63.25 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर क्षेत्रफल इसका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोडरमा अभयारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो किस पशु के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यहाँ पे भालू पाया जाता है। ठीक है, भालू पाया जाता है तो भालू के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि कोडरमा अभयारण्य की स्थापना कब होती है? तो 1985 में होती है। 1985 में होती है और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 177.35 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कोडरमा अभयारण्य फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 78 नंबर, उधवा पक्षी विहार झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो उधवा पक्षी विहार जो है वह झारखंड राज्य के साहेबगंज में स्थित है। ठीक है, साहेबगंज में स्थित है। लेकिन अब यहाँ पे बताना है उधवा पक्षी विहार जो है वह उसकी स्थापना कब होती है? तो 1991 में होती है और यह झारखंड की सबसे छोटा अभयारण्य में से एक है। तो जिसकी क्षेत्रफल कितनी है? तो 5.65 किलोमीटर ओनली है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत आरक्षित है। अब झारखंड में कुल वन जो है उसका कितना प्रतिशत आरक्षित है? तो यहाँ पे तीनों वन के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दे रहा है ना वो पुराना डाटा के हिसाब से है। तो पुराना डाटा के हिसाब से यहाँ पे 18.58% है और यह डाटा जो है वह 2019 का डाटा है। उसके बाद से वन सर्वेक्षण 2021 आ चुका है। तो हो सकता है कि हम लोग को एग्ज़ाम में भी पुराना डाटा पूछ दे, 21 का ना पूछे, तो इसलिए हम लोग को 19 और 21 दोनों का याद रखना है। हाँ, तो हम लोग का यहाँ पे जो बात हो रही है वह आरक्षित वनों के बारे में। अब ये आरक्षित वनों में 2019 का डाटा दिया गया है। 2019 के हिसाब से 18.58% जो है आरक्षित वन था। अब इसका कुल वन कितना था? तो कुल वन जो था 4,387 वर्ग किलोमीटर में इस वन फैला हुआ था। लेकिन 2021 में जो वह 4387 था, 4387 के हिसाब से ये परसेंट 18.58 बना। लेकिन वर्तमान में ये कितना हो चुका है? 4500 हो चुका है, जो कि 2021 का डाटा। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 17.90% ही आरक्षित वन बचा है। ठीक है, 17.90। तो इसी तरह से ये आरक्षित वन का हो गया। संरक्षित वन का बात करेगा तो 2019 में टोटल संरक्षित वन कितना है? तो 19,185 और इसके हिसाब से परसेंट कितना हो रहा है? तो 81.28% जो हो रहा है ये परसेंट हो रहा है 2019 में। लेकिन 2021 के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह हो जाएगा 18,000। ठीक है, 18,922 वर्ग किलोमीटर। और अगर इसमें परसेंट के हिसाब से देखेंगे तो 75.35% इसका मामला आ रहा है। ठीक है, कितना? 35% जो है यह संरक्षित वन हो गया। इसी तरह से एक होता है अवर्गीकृत वन। अब अवर्गीकृत वन में क्या क्या मामला है तो उसको देखते हैं। अवर्गीकृत वन में
टोटल 2019 का मामला अगर देखेंगे तो टोटल वन कितना है 33 वर्ग किलोमीटर। हर ये परसेंट कितना हो रहा है तो 0.14 हो रहा है। लेकिन 2021 के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो 1696 वर्ग किलोमीटर है और परसेंट कितना हो रहा है तो 6.75% हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या था, बी था, 19 के हिसाब से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 80 नंबर। झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल है? तो कौन शामिल है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। तो यहाँ पे झारखंड का जो वनस्पति वाला मामला जो है तो इसमें दोनों शामिल है। ठीक है, ए और बी दोनों। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 81 का देख लीजिए कि 2001 में की गई थी। ठीक है, तो 2001 में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82 नंबर। झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा है? तो यहाँ पे गिरिडीह जो है वह सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है। ठीक है, गिरिडीह जो है वह सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला जिला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 83 नंबर। झारखंड में कितने शहरों में ध्वनि प्रदूषण की गति तीव्रता से बढ़ रही है? तो यहाँ पे बोकारो, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, दामोदर घाटी क्षेत्र। तो दामोदर घाटी क्षेत्र में नहीं बढ़ रही है दोस्तों, लेकिन बोकारो, धनबाद और रांची, जमशेदपुर में तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस तरह से ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? तो समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य, ठीक है, के मध्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। दूसरा जो है वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को कहते हैं। तो यहाँ पे किसको कहते हैं? तो दोनों चीज़ों का मिलन को ही हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 85 नंबर। झारखंड में पर्यावरण के संरक्षण हेतु बंजर भूमि का चुनाव किया गया था। बंजर भूमि का चुनाव किया गया था पर्यावरण के संरक्षण के लिए। क्या यह सही है? तो यह सही है कि नहीं? सही है। दूसरा, झारखंड का प्रमुख वृक्ष सखुआ पर्यावरणीय रूप से काफ़ी बेहतर है। यह भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 86 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। झारखंड के कुल कृषि क्षेत्र 22 लाख हेक्टेयर है, जो 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में पड़ता है। सही बात है। झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कुल योगदान 20% है। कृषि क्षेत्र का कुल योगदान 20% है। क्या सही है? तो यह भी सही है। अब यहाँ पे देखिए 22 लाख हेक्टेयर तो क्षेत्र जो है वो कृषि से संबंधित है ही, और यह टोटल जो है जीडीपी का जो विकास दर है उस पर कितना योगदान दे रहा है? 20%। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये आता है कि टोटल कितने लोग जो है वह कृषि कार्य में संलग्न है? तो 70% लोग जो है वह कृषि कार्य में संलग्न है झारखंड के। तो इस तरह से ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CAMPA अर्थात कैंपा का गठन किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया था? किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया था? ऑप्शन हम लोग देखते हैं। वन्य जीवों का संरक्षण करना, आधार संरचना का विकास करना और प्राकृतिक प्रबंधन करना। तो क्या चीज़ था दोस्तों? तो यहाँ पे वन्य जीव का संरक्षण भी करना है, आधार संरचना का विकास भी करना है और प्राकृतिक वनों का प्रबंधन भी करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी चीज़ का विकास करना किस में आ जा रहा है? कैंपा का उद्देश्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 88 नंबर। भूकंप संवेदनशीलता के दृष्टि से झारखंड राज्य को किस जोन में रखा जाता है? तो झारखंड में 2, 3 और 4 इन सभी में रखा जाता है। तो 2 देखिए 2, 3 और 4 ये तीनों जिलों मतलब तीनों क्षेत्रों में रखा, तीनों जोनों में रखा जाता है। कुल मिला के 2 जोन में अगर देखेंगे तो जोन नंबर 2 में कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले पाए जाते हैं। ठीक है, और जोन 3 में अगर देखेंगे तो 15 ज़िले पाए जाते हैं, और जोन 4 में ओनली 2 ज़िले पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही अभी समझिए, बाकी
आपदा प्रबंधन मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर कौन जोन में कितने ज़िले पाए जाते हैं उसको कैसे याद करना है तो एकदम सरल भाषा में बताया दोस्तों, प्रमंडल के आधार पे बताया है, तो एकदम 100% आप लोगों को याद हो जाएगा। एक बार वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट से जाके आप लोग आपदा प्रबंधन पढ़िए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 89 नंबर, झारखंड में सूखा जैसी समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से कदम कारगर सिद्ध होंगे। तो कौन से कारगर सिद्ध होंगे? वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण, जलाशयों का निर्माण और वाटर शेड प्रबंधन। तो क्या ये सभी कारगर उपाय होंगे? बिल्कुल होंगे, कि वृक्ष की कटाई अगर हम लोग नहीं करेंगे तो पर्यावरण संतुलित रहेगा। पर्यावरण संतुलित रहेगा तो जो वर्षा के पैटर्न है उसमें बदलाव की ज़्यादा संभावना नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूकंप जोन 2 के अंतर्गत झारखंड के कौन से ज़िले शामिल हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से ज़िले शामिल है? तो गुमला और लोहरदगा जो है भूकंप जोन में शामिल है। गोड्डा और साहेबगंज यह भूकंप या 4 क्षेत्र में शामिल है, और यह सब जो बाकी दिख रहा है यह 3rd में शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 91 नंबर, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी पूछा है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यकारिणी समिति जैसे ही कार्यकारिणी अर्थात कार्य करने वाले तो मुख्य सचिव हो जाएगा। ठीक है, मुख्य सचिव, ये सब मंत्री वो सब आदेश सिर्फ देते हैं, कार्य तो अक्सर में क्या करते हैं, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं ना वो कार्य करते हैं। आकस्मिक बाढ़ आपदा के संदर्भ में इनके कथनों पर विचार कीजिए। बाढ़ एक क्या है? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, बिल्कुल सही है। झारखंड राज्य के 11 जिले बाढ़ से प्रभावित है। देखिए कहीं कहीं पे 11 दिया हुआ था, कहीं कहीं पे 13, लेकिन 11 को भी मान सकते हैं, अगर ऑप्शन में 13 नहीं है तो फिर 11 ही सही है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए 2008 में पाकुड़ आकस्मिक बाढ़ से क्या था? सर्वाधिक ग्रसित था। तो यह गलत है, पाकुड़ नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो कौन जिला जो था वह था साहेबगंज। 2008 में जो है आकस्मिक बाढ़ से कौन सा जिला प्रभावित था? तो साहेबगंज प्रभावित था। तो इस तरह से 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन बी 93 आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सा जिला में जनजातीय आबादी सर्वाधिक प्रतिशत पाई जाती है? यह अभी जो बैकलॉग जेपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें भी यह क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह खूंटी है दोस्तों। कितने % जनजातीय आबादी है? तो यह जनजातीय है 73.25% खूंटी में जनजातीय आबादी निवास करती है। ठीक है, कितना? 73.25। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 94 नंबर, झारखंड सरकार ने किस जिले में पहली नाव एम्बुलेंस योजना 15 मई 2023 को आरंभ किया? तो अब यहाँ पे देखिए नाव कहाँ पे चलेगा दोस्तों? रांची में कोई वैसा नदी है जहाँ पे नाव चल सकता है? धनबाद में भी नहीं है, देवघर में भी नहीं है, तो साहेबगंज से ही, जहाँ पे क्योंकि गंगा नदी वहाँ है तो इसलिए साहेबगंज हो जाएगा। साहित्य अकादमी संथाल बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो 2023 का जो बाल साहित्य पुरस्कार है संथाल भाषा का वह किसको मिला? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कौन? मानसिंह मांझी को पूछा गया। ठीक है, मानसिंह मांझी को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 96 नंबर, झारखंड में संचालित ऑपरेशन डबल बुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह क्या था? झारखंड का सबसे बड़ा एंटी नक्सल का ऑपरेशन था दोस्तों। ठीक है, डबल बुल जो था एंटी नक्सल ऑपरेशन था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 97 नंबर, दुमका में हाल ही में पूरा हुआ झारखंड का सबसे लंबा पुल किस नदी पे बनाया गया है? तो मयूराक्षी नदी पे बनाया गया है। दुमका में मयूराक्षी नदी है और इसी पे सबसे लंबा झारखंड का पुल बनाया गया है। ठीक है, चलिए 98 देखते हैं, जुलाई 2023 में झारखंड सरकार ने खाली स्थान को लागू करके राज्य में आदिवासी स्वशासन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किया है। तो कौन सा एक्ट पारित किया है दोस्तों, प्रकाशित किया है? तो पेशा एक्ट। पेशा एक्ट के तहत क्या है? पंचायतों को सशक्तिकरण और खास करके कौन सा? जनजातियों के लिए पंचायत, क्योंकि अधिकार देने की बात हुई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेशा एक्ट के तहत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 99 नंबर,
कौन सा जिला देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है? ठीक है, तो जामताड़ा है। अब आपको बताना है कि लाइब्रेरी मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ये करंट का क्वेश्चन है, ये लोग आप कमेंट करके इसका आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 100 नंबर। हाल ही में किन्हें विधानसभा के पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य बनाया गया? तो किसे पर्यावरण प्रदूषण समिति का बनाया गया? तो सुनीता चौधरी को बनाया गया दोस्तों। ठीक है, सुनीता चौधरी को। तो इस तरह से हम लोग का आज का सेशन समाप्त होता है। कल हम लोग फिर दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को 1 से 2 बार देख लीजिए और आप अच्छे मार्क्स की गारंटी है झारखंड के पेपर में, जो आप अच्छे लेवल तक का क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए हम लोग कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।